नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 22 साल पहले कारगिल की पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके अपने ठिकाने बना लिए थे। 8 मई 1999 पाकिस्तान की 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन इफ्तिखार और लांस हवलदार अब्दुल हकीम 12 सैनिकों के साथ कारगिल की आज़म चौकी पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि कुछ भारतीय चरवाहे कुछ दूरी पर अपने मवेशियों को चरा रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने आपस में सलाह की कि क्या इन चरवाहों को बंदी बना लिया जाए। किसी ने कहा कि अगर उन्हें बंदी बनाया जाता है तो वो उनका राशन खा जाएंगे, जो कि खुद उनके लिए भी काफ़ी नहीं है। उन्हें वापस जाने दिया गया। करीब 1.5 घंटे बाद ये चरवाहे भारतीय सेना के 6-7 जवानों के साथ वहां वापस लौटे। भारतीय सैनिकों ने अपनी दूरबीनों से इलाके का मुआयना किया और वापस चले गए। करीब 2 बजे वहां एक लामा हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आया, इतना नीचे कि कैप्टन इफ्तिखार को पायलट का बैज तक साफ दिखाई दे रहा था। ये पहला मौका था जब भारतीय सैनिकों को भनक पड़ी कि बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर कब्जा जमा लिया है। कारगिल पर मशहूर किताब विटनेस टू ब्लंडर कारगिल स्टोरी अनफोल्ड्स लिखने वाले पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड कर्नल अशफाक हुसैन ने बीबीसी को बताया कि मेरी खुद कैप्टन इफ्तिखार से बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि अगले दिन फिर भारतीय सेना के लामा हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे और उन्होंने आज़म तारिक और तशफीन चौकियों पर जमकर गोलियां चलाईं। कैप्टन इफ्तिखार ने बटालियन मुख्यालय से भारतीय हेलीकॉप्टरों पर गोली चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें ये इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि इससे भारतीयों के लिए सरप्राइज़ एलिमेंट ख़त्म हो जाएगा। उधर भारतीय सैनिक अधिकारियों को ये तो आभास हो गया कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय क्षेत्र में बड़ी घुसपैठ हुई है, लेकिन उन्होंने समझा कि इसे वो अपने स्तर पर सुलझा लेंगे। लेकिन उन्होंने इससे राजनीतिक नेतृत्व को बताने की ज़रूरत नहीं समझी। दिलचस्प बात ये थी कि उस समय भारतीय सेना के प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक भी पोलैंड और चेक गणराज्य की यात्रा पर गए हुए थे। वहां इनको इसकी पहली खबर सैनिक अधिकारियों से नहीं बल्कि वहां के भारतीय राजदूत के जरिए मिली। सवाल उठता है कि लाहौर शिखर सम्मेलन के बाद पाकिस्तानी सैनिकों के इस तरह गुपचुप तरीके से कारगिल की पहाड़ियों पर जा बैठने का मकसद क्या था। मकसद यही था कि भारत की सुदूर उत्तर की जो टिप है जहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर की लाइफ लाइन NH-1D को किसी तरह काटकर उस पर नियंत्रण किया जाए। वो उन पहाड़ियों पर आना चाहते थे जहाँ से वो लद्दाख की ओर जाने वाली रसद के जाने वाले काफिलों की आवाजाही को रोक दें और भारत को मजबूर होकर सियाचिन छोड़ना पड़े। मुशर्रफ को ये बात बहुत बुरी लगी थी कि भारत ने 1984 में सियाचिन पर कब्ज़ा कर लिया था। उस समय वो पाकिस्तान की कमांडो फोर्स में मेजर हुआ करते थे। उन्होंने कई बार उस जगह को खाली करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। जब भारतीय नेतृत्व को मामले की गंभीरता का पता चला तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फ़ोन मिलाया। वाजपेयी ने शरीफ से शिकायत की कि आपने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। एक तरफ आप लाहौर में मुझसे गले मिल रहे थे, दूसरी तरफ आपके लोग कारगिल की पहाड़ियों पर कब्ज़ा कर रहे थे। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मैं परवेज़ मुशर्रफ से बात कर आपको वापस फ़ोन मिलाता हूँ। तभी वाजपेयी ने कहा, आप एक साहब से बात करें जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं।
नवाज शरीफ उस समय सकते में आ गए जब उन्होंने फ़ोन पर मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार की आवाज़ सुनी। सबसे ताज्जुब की बात थी कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को इतने बड़े ऑपरेशन की हवा तक नहीं लगी। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, सुरक्षा सलाहकार, पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त और बाद में बनाई गई कारगिल जांच समिति के सदस्य सतीश चंद्रा बताते हैं, रॉ इसको बिल्कुल भी भाप नहीं पाया। पर सवाल खड़ा होता है कि क्या वो इसे भाप सकते थे? पाकिस्तानियों ने कोई अतिरिक्त बल नहीं मंगवाया। रॉ को इसका पता तब चलता जब पाकिस्तानी अपने परफॉर्मेंस को आगे तैनाती के लिए बढ़ाते। पाकिस्तानियों का बहुत ज़बरदस्त प्लान था कि उन्होंने आगे बढ़कर खाली पड़े बहुत बड़े इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। वो लेह कारगिल सड़क पर पूरी तरह से हावी हो गए। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। पहले 1 महीने भारतीय सेना का प्रदर्शन शर्मनाक था। उसके बाद जब 8वीं डिवीज़न ने चार्ज लिया तो उस इलाके में कैसा काम करना है ये भारतीय सेना को समझ में आने लगा। तब जाकर हालात सुधरना शुरू हुए। निश्चित रूप से ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, क्योंकि एक तो पहाड़ियों में आप नीचे थे और वो ऊंचाइयों पर थे। ऐसा लगता था जैसे कि आदमी सीढ़ियों पर चढ़ा हुआ है और आप नीचे से चढ़कर उसे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी दिक्कत थी इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी। तीसरी बात ये थी कि आक्रामक पर्वतीय लड़ाई में हमारी ट्रेनिंग भी कमज़ोर थी। भारत ने इन चौकियों पर पूरी ब्रिगेड से हमले किए, जहां हमारे सिर्फ 8 या 9 सिपाही तैनात थे। जून के मध्य तक उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। भारतीयों ने खुद माना कि उनके 600 से अधिक सैनिक मारे गए और 1500 से अधिक जख्मी हुए। जानकारी दी गई कि असली संख्या लगभग इसकी दोगुनी थी। असल में भारत में हताहतों की बहुत बड़ी तादाद के कारण ताबूतों की कमी पड़ गई थी और बाद में ताबूतों का एक घोटाला भी सामने आया था। यह लड़ाई करीब 100 किलोमीटर के दायरे में लड़ी गई, जहां करीब 1700 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा के करीब 8 या 9 किलोमीटर अंदर घुस आए। इस पूरे ऑपरेशन में भारत के 527 सैनिक मारे गए और 1363 जवान आहत हुए। फौज में कहावत होती है कि माउंटेन ईट्स ट्रूप्स, यानी पहाड़ सेना को खा जाते हैं। अगर ज़मीन पर लड़ाई हो रही हो तो आक्रामक फ़ौज को रक्षक फ़ौज का कम से कम 3 गुना होना चाहिए, पर पहाड़ों में यह संख्या कम से कम 9 गुनी और कारगिल में तो 27 गुनी होनी चाहिए। मतलब अगर वहां दुश्मन का एक जवान बैठा हुआ है तो उसको हटाने के लिए आपको 27 जवान भेजने होंगे। भारत ने पहले उन्हें हटाने के लिए पूरी डिवीज़न लगाई और फिर अतिरिक्त बटालियंस को बहुत कम नोटिस पर इस अभियान में झोंका गया। इस युद्ध में भारत ने अपनी वायु सेना को शामिल कर एक तरह से ओवर रिएक्ट किया। उसकी कार्रवाई मुजाहिदीनों के ठिकानों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने सीमा पार कर पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर भी बम गिराने शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि हमने पाकिस्तानी ज़मीन पर उनका एक हेलीकॉप्टर और 2 जेट विमान मार गिराए। यह सही है कि शुरू में भारत को अपने 2 मिग विमान और हेलीकॉप्टर खोने पड़े, लेकिन भारतीय वायुसेना और बोफोर्स तोपों ने बार बार और बुरी तरह से पाकिस्तानी ठिकानों को हिट किया। ये हमले इतने भयानक और सटीक थे कि उन्होंने पाकिस्तानी चौकियों का चूरा बना दिया। पाकिस्तानी सैनिक बिना किसी रसद के लड़ रहे थे और बंदूकों का ढंग से रख रखाव न होने की वजह से वो बस एक छड़ी बनकर रह गई थीं। भारतीयों ने खुद स्वीकार किया कि एक छोटे से इलाके पर सैकड़ों तोपों की गोलेबारी उसी तरह थी जैसे किसी अखरोट को किसी बड़े हथौड़े से तोड़ा जा रहा हो। कारगिल लड़ाई में कमांडर रहे लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी का मानना है
कि कारगिल में वायुसेना की सबसे बड़ी भूमिका मनोवैज्ञानिक थी। जैसा ही ऊपर से भारतीय जेटों की आवाज़ सुनाई पड़ती, पाकिस्तानी सैनिक दहल जाते और इधर-उधर भागने लगते।